साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी RO ARO 2023 के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, उसके लिए टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है ध्येय IAS कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जिसके जो प्रारंभ के 70 प्रश्न हैं, उनको इस वीडियो में और शेष बचे हुए 70 प्रश्न को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन कांड के प्रश्न है। अभिकथन है कि कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था हिंद महासागर में फ्रांसीसियों द्वारा लागू की गई थी। ये कथन आपका जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि फ्रांसीसियों ने नहीं बल्कि पुर्तगालियों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो अभिकथन गलत है। कारण, इस व्यवस्था का उद्देश्य हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करना था, उस पर कर लगाना था। तो पहला जो कथन है वो गलत है, कारण सही है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है मराठा प्रशासन में निम्नलिखित में से किस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था? तो किसके? चौथ कर के, चौथ के द्वारा। देखिए, मराठों के द्वारा चौथ और सरदेशमुखी दो प्रकार के कर वसूले जाते थे। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तरकालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह प्रथम रंगीला के संबंध में सत्य कथन नहीं है? तो देखिए, पहला, इसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। यह कथन सही है। यह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। यह भी सही है। इसके शासनकाल में ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। यह भी सही है। इसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। यह कथन गलत है, क्योंकि अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा फर्रुखसियर ने प्रदान की थी। तो यहाँ पे डी सही नहीं है। अगला है सुगोली की संधि का संबंध किस एक युद्ध से है? तो इसका संबंध जो है आंग्ल नेपाल युद्ध से। किससे है? आंग्ल नेपाल युद्ध से, जो कि 1814 से 16 के मध्य में होता है। और किस गवर्नर जनरल काल में होता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में होता है। इस युद्ध का समापन सुगोली की संधि के माध्यम से होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना के सही कालक्रम के हिसाब से कौन सा एक विकल्प सत्य है? 5 संस्थाओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपका आता है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज चौथा, इसकी स्थापना 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा होती है। फिर इसके बाद आता है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा 2 लिखिए। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में कलकत्ता में होती है, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। इसके बाद आता है आपका परमहंस मंडली 3 लिखिए। परमहंस मंडली 1849 में बंबई में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। फिर सबसे लास्ट में प्रार्थना समाज 1 लिख दीजिए। 1867 में 1867 में बंबई में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। तो 4231 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए, बताना सत्य कथनों या कथन का चयन करना है। तो 3 कथन यहाँ पर दिए गए। देखिए, आनंद मठ उपन्यास की कथावस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित ही सही है। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है। ये भी सही है। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ये भी सही। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित वायसरायों में कौन सा एक साहित्यकार एवं कवि भी था जो अपनी रचनाएं ओवेन मेरेडिथ के नाम से लिखता था? तो ये व्यक्ति थे लॉर्ड लिटन। कौन थे? लॉर्ड लिटन। यह वर्ष 1867 से लेकर 80 ईस्वी तक, ठीक है, 1867 से 80 तक ये भारत के वायसराय थे, ठीक है। और 1878 में प्रसिद्ध वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्हीं के कार्यकाल में पारित किया गया था, ठीक है। तो यहां पर लॉर्ड लिटन के बारे में थोड़ा सा, एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। यहाँ थोड़ा करेक्शन ये करिएगा, लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल है वो 1876 से लेकर के 1880 तक है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। ऊपर जो हमने पहले बताया वो गलत था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित क्रांतिकारी संगठनों में से किस एक की स्थापना विदेश में हुई थी? तो आप इसमें देखिए, इनमें से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना जो है 1842 में जापान में हुई थी। इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 में इंग्लैंड में हुई थी। यूनाइटेड इंडिया हाउस, इसकी स्थापना 1908 में यूएसए के सिएटल में हुई थी। इस प्रकार से 3 के तीनों की स्थापना जो है वो विदेश में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था? देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना वर्ष 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाना था। सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक वर्ष में स्वराज का नारा महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन के संदर्भ में दिया गया था?
तो यह जो है असहयोग आंदोलन के संदर्भ में दिया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में जो प्रारंभ होता है, ठीक है, अगस्त 1920 में प्रारंभ होता है। आगे चलते हैं, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से सत्य है। तो देखिए, अशोक के समय मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 5 थी, यह कथन आपका सही है। दूसरा, मास्की के जो लघु शिलालेख है, इसमें अशोक ने स्वयं को बौद्ध शाक्य कहा है। ये दो के दोनों कथन यहाँ पर सही, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। 5 प्रांत कौन से थे? प्राची या पूर्वी प्रांत, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, कलिंग जिसकी राजधानी तोसली थी, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, उदीच या उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, और दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला है नीचे कथन कारण का प्रश्न है। कथन कारण का प्रश्न है, बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। पहला देखिए, सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी, कथन सही है। कथन कारण, सरस्वती नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया है, यह कथन जो है आपका सही नहीं है। देखिए, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में मातृत्मा, देवोत्मा, नदीत्मा कहा गया है, ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख जो है सिंधु नदी का हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार था, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। और इस प्रकार से आपका जो कथन है वो सही है, परंतु कारण गलत है, इसलिए आपका सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र किस शासक के राज्यसभा में निवास करते थे? तो ये बंगाल के पाल वंश के शासक जो है धर्मपाल के दरबार में निवास करते थे। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, ठीक है, और इसी वंश के थे धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोनपुर बिहारों की स्थापना की थी। और जो प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र थे वो धर्मपाल के राज्यसभा में ही निवास करते थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो देखिए, सल्तनत कालीन निम्नलिखित करों में से कौन सा एक गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था? जो गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाता था, तो इन चारों में से देखिए, जो खराज था, खराज ये गैर मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला कर था। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। वहीं जकात जो है आपका मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। और खुम्स जो था ये युद्ध में लूट से प्राप्त धन था। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न घटनाओं का पहले से बाद के क्रम में सही कालक्रम क्या है? देखिए, सबसे पहले आती है नेहरू रिपोर्ट सबसे पहले आएगी 1928 में। फिर आता है अगस्त प्रस्ताव 1940 में। फिर क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। फिर बेबल योजना आता है 1945 में। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका देखें तो ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख है? तो देखिए, महाभारत के भीष्म पर्व में जो है गीता का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखिए, मुगल कालीन पद और उनके कार्यों के बारे में। यहां पर देखें, खुफिया नवीश गुप्त पत्र लेखक इनका कार्य था। वाकिया नवीश सूचना अधिकारी। खुफिया नवीश गुप्त पत्र लेखक, वाकिया नवीश सूचना अधिकारी। मीरे बर वन अधीक्षक होता था। जबकि मुशरिफ जो होते थे ये समाचार लेखक नहीं होते थे, मुशरिफ सह लेखाकार होते थे, सह लेखाकार, ठीक है। समाचार लेखक शवानी निगार होते थे। तो इस प्रकार डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? किस युद्ध में पराजित किया था? तो बिलग्राम के युद्ध में पराजित करके। बिलग्राम का युद्ध जो है ये 17 मई 1540 को होता है, ठीक है। जबकि चंदेरी का युद्ध जो है आपका जनवरी 1528 में मदनी राय एवं बाबर के मध्य में हुआ था। घाघरा का युद्ध जो है मई 1529 में अफगान एवं बाबर के मध्य में हुआ था। चौसा का युद्ध जून 1539 में शेर खान और हुमायूं के मध्य में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक सूफी विचारधारा से संबंधित शब्द है? तो इन को देखें, मुरीद, खानकाह, बासरा, ये सभी के सभी सूफी विचारधारा से संबंधित जो है ये शब्द हैं। मुरीद जो होता है सूफी विचारधारा के तहत जो लोग सूफी या गुरु या पीर से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। जबकि खानकाह क्या होता था? सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन आश्रमों को खानकाह कहा जाता था। बाशरा या बेशरा सूफियों के धर्म संघ थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। निम्नलिखित पल्लव शासकों में से कौन कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर था? तो देखिए, इन चारों में आपका
महेंद्र वर्मन प्रथम पहले आएगा, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर इसके बाद परमेश्वरम परमेश्वरन प्रथम और सबसे लास्ट में नंदीवर्धन द्वितीय। यहाँ पर सी ऑप्शन सबसे आखिरी में आएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, फरेजी आंदोलन जो है 1819 का है, बंगाल के फरीदपुर में होता है, इसके नेता थे हाजी सईदुल्ला और दादू मियाँ, ये सही है। ताइनू आंदोलन ये आपका जो है 1890 का नहीं है बल्कि 1839 का है, 1839 का है, ढाका में होता है और इसके नेतृत्व करता थे करामत अली, तो यहाँ बीवी वाला सही नहीं है। अलीगढ़ आंदोलन 1875 का है, अलीगढ़ से संबंधित है, सर सैयद अहमद खां इसके नेतृत्व करता थे। अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 के मध्य का है, फरीदकोट में होता है और इसके जो नेतृत्व करता थे वो गुलाम अहमद थे। आगे बढ़ते हैं, कुषाण वंश के किस शासक के सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु आदि की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं? तो हुविष्ट के सिक्के पर, किसके? हुविष्ट के सिक्के पर मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासन के दौरान पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था? तो उसे दंड पाशिक कहा जाता था, दंड पाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, जबकि महादंड नायक ये न्यायाधीश होता था, महाबलाधिकृत सेनापति होता थे। आगे बात करते हैं, कथन कारण का प्रश्न है, बताना है कौन सा इसमें से सही है। देखिए, अभिकथन दिया गया है कि अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, सही कथन है। कारण, क्योंकि यह अपनी धुरी पर अत्यधिक झुका हुआ, तो कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण नहीं है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण नहीं है, तो पंपास जो है ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है पंपास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि लानोस जो है, लानोस आपका वेनेजुला में है, सेल्वास आपका अमेजन बेसिन में, पार्कलैंड अफ्रीका में, ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जबकि पास ब्राजील में पाया जाता है और ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अगला है मुलाव मेघ, जिन्हें मदर ऑफ पर्ल, मुलाव मेघ जिन्हें मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है, वायुमंडल किस रचना में पाए जाते हैं? तो ये वायुमंडल के समताप मंडल में, वायुमंडल के समताप मंडल में पाए जाते हैं। 12 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल का विस्तार है, ठीक है। इन बादलों को नैक्रियस क्लाउड्स भी कहा जाता है, नैक्रियस क्लाउड भी कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से असत्य कथन कौन से हैं। मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है, सही बात है, ये कथन आपका सही है। टिटिकाका झील बोल्विया और पेरू की सीमा पर स्थित है, ये भी सही है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है, ये भी सही है। तीन के तीनों यहाँ पर सही है, कोई भी गलत नहीं, इसलिए डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है? गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। देखिए, व्यापारिक पौने उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्धों में निरंतर बहने वाली पवन है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, 29। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? तो देखिए, गहरे सागर, प्रवाल भित्तियां, रेतीले मरुस्थल और हिमटोपियां, इसमें सबसे कम जो है सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करेगा वो गहरे महासागर, ठीक है, गहरे महासागर। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है जनजातियां और उसके संबंधित क्षेत्रों में? तो आप यहां पर देखें, शेमांग जनजाति न्यूजीलैंड में नहीं बल्कि मलेशिया में है। मावोरी जो है ये मलेशिया नहीं न्यूजीलैंड में है। बोरो जनजाति जो है ये आपका ब्राजील में, तो सी वाला सही है। बंतु जो है श्रीलंका की नहीं है बल्कि अफ्रीका महाद्वीप की जनजाति है। आगे चलते 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निश्चित तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सत्य या से सत्य नहीं है। तो देखिए, संविधान निर्माताओं ने यह विचार जो है नीति निश्चित तत्व वाला 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया, सही है। आयरलैंड के संविधान में इसे अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया था, नहीं, ये कथन गलत है, ठीक है। तो यहां पर पहला सही है, दूसरा गलत है, तो बताना कौन सत्य नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए, कथन कांड का प्रश्न है। यहां पर देखें, अभिकथन दिया गया है कि आपात की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र और दूरगामी प्रभाव होते हैं, ये कथन आपका सही है। कारण,
क्योंकि जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब केंद्र राज्य के सामान्य संबंधों में मूलभूत परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। संसद में बजट पारित होने के स्तरों को क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो आप देखें, इसमें सबसे पहले क्या होता है, बजट का प्रस्तुतिकरण होता है। बजट का प्रस्तुतिकरण 2, फिर आम बहस होती है, फिर इसके बाद विभागीय समितियों द्वारा जांच होती है, फिर आपका अनुदान मांग पर मतदान होता है, फिर आपका विनियोग विधेयक का पारित होना 6, फिर इसके बाद आपका क्या होगा, वित्त विधेयक पारित होना 4। तो 215364 215364 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है उच्च न्यायालय और उसके स्थापना वर्ष में। देखिए, इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1868 में नहीं होती बल्कि 1866 में होती है। 1866 में होती है। ठीक है, तो पहला वाला सही नहीं है। जबकि अन्य जो है, हिमाचल प्रदेश 1871 सही है, जम्मू कश्मीर 1928 सही है, पटना 1916 सही है। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए, बताना है इनमें से सत्य कथन कौन से हैं। तो देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई, सही है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर चौथे वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जा सकता है। यह कथन गलत है, हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जा सकता है। तो यहाँ पे पहला कथन गलत है, पहला सही दूसरा गलत है, ए ऑप्शन। बोहरा बोहरा समिति का संबंध किससे है? बोहरा समिति का संबंध जो है ये राजनेताओं तथा अपराधियों के बीच सांठगांठ की जांच करने के लिए 1993 में इस कमेटी का गठन किया गया था। अगला है, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद का मुख्य उत्पाद क्या है? तो इसका है आधार मेटा डेटा को 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। यह निजता के अधिकार के मामले से संबंधित वाद रहा है। अगला है, किसी निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम कितने प्रत्याशियों का चुनाव संचालन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा किया जा सकता है? तो देखिए, वोटिंग मशीन में कुल 16 बटन होते हैं और किसी पोलिंग स्टेशन पर एक बार में एक स्थान पर अधिकतम 4 का प्रयोग होता है, 4 वोटिंग मशीन का। इस प्रकार कुल 64 प्रत्याशियों का चुनाव इससे संभव है, 64, सी ऑप्शन। अगला है, निम्न में से कौन सा इकोटोन के उदाहरण है? तो देखिए, ये 3 चीजें दी गई। पहले इकोटोन समझ लीजिए क्या है। इकोटोन 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य अथवा 2 भिन्न समुदायों के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र है जिसमें दोनों पारिस्थितिक तंत्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इकोटोन में जैव विविधता दोनों ही तरफ के समुदायों की तुलना में अधिक होती है और ये परिघटना होती है, इसे ही एज इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कहाँ पर है आपकी इकोटोन? घास भूमियों में, ज्वार नदमुख में, नदी तट, इन तीनों जगहों पर आपके इकोटोन पाए जाएंगे। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन। अगला है, निम्न देशों में से किस देश की समुद्री तटरेखा नहीं है? तो देखिए, बोल्विया जो है एक स्थलबद्ध देश है, ये दक्षिण अमेरिका का एक स्थलबद्ध देश है, इसकी समुद्री तटरेखा नहीं है, जबकि लाइबेरिया, उरुग्वे, अंगोला की है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, करमेडक गर्त जो है, करमेडक गर्त ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ना कि उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, तो ए वाला सही नहीं है। शुंडा गर्त हिंद महासागर, प्यूटोरिको गर्त अटलांटिक महासागर, यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय संघ सूची में संबंधित नहीं है? संघ सूची में तो आप देखें, संघ सूची में युद्ध एवं संधियां हैं, हवाई मार्ग, डाकतार एवं टेलीफोन है, बैंक, बीमा और खाते हैं। ठीक है, यहां पर कृषि, सिंचाई एवं सड़क नहीं आती है। कृषि, सिंचाई एवं सड़क राज्य सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो यह पद ग्रहण की तारीख 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। ठीक है, संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व शक्तियों का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो कुल 7 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, कौन कौन से? ऐसे तो कुल निकटतम पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, परंतु सीमा से लगे हुए, स्थलीय सीमा से लगे हुए कुल 7 है। चीन, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और मालदीव, श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है? तो आप देखें, बालाघाट पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, परंतु मैकाल पहाड़ी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तो डी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो कौन सी है? नर्मदा नदी, नर्मदा, ठीक है, जिसका उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होती है। जबकि गोदावरी जो है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ढलानों पर मिट्टी के कटाव का परिणाम निम्नलिखित तरीके से होता है। किस प्रकार से होता है? तो आप देखिए, सबसे पहले नलिका, फिर और नलिका, फिर घाटी बनती है। डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? तो ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट जो है यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है जनजाति और राज्य के मध्य में? देखिए, ओंगे जनजाति अंडमान एवं निकोबार में, हलाम त्रिपुरा में, लेपचा सिक्किम में, परंतु गद्दी जनजाति जो है आपकी गुजरात में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। डी ऑप्शन। दैनिक तापांतर भारत के किस क्षेत्र की जलवायु विशेषताओं में से एक है? तो दैनिक तापांतर भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु विशेषताओं में से एक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ का तापमान असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। सुरमा घाटी और मेघना घाटी, सुरमा घाटी और मेघना घाटी स्थित है। कहां पर स्थित है? तो ये मेघालय के पठार में, मेघालय के पठार में स्थित है। मेघालय के पठार के दक्षिणी मंद ढाल वाले भाग में सुरमा घाटी और मेघना घाटी स्थित है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैंजिया का विभाजन अंगार लैंड तथा गोंडवाना लैंड में हुआ था। किस काल में हुआ था? तो ये विभाजन जो है कार्बोनिफोरस काल में हुआ था, कार्बोनिफोरस काल में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को राष्ट्रपति चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होते हैं, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते, राज्य विधान परिषद के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन, इनमें से किसी को नहीं शामिल किया जाता है। इसमें शामिल कौन होते हैं? तो लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं या संसदीय प्रदेशों के जो विधानसभा वाले संसदीय प्रदेश हैं उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में यह वर्णित है कि धन विधेयक लोकसभा में ही पारित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं? ये अनुच्छेद 109 में वर्णित है। 109 में, 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, 108 में दोनों की संयुक्त बैठक के बारे में है, दोनों सदनों के, और अनुच्छेद 111 में विधेयक पर सहमति के बारे में है। दो सूचियां हैं राज्य और लोकसभा सीटों की संख्या के बारे में, इन्हें हमें सुमेलित करना। तमिलनाडु में कितने हैं? तमिलनाडु में कुल 39 सीटें हैं, तो 4 से मिला दीजिए। राजस्थान में जो है, राजस्थान में 25 सीटें हैं, गुजरात में 26 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, तो 4231 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? तो पेशा अधिनियम जो है आपका 1996 में आता है, भूरिया समिति की संस्तुति पर, भूरिया समिति। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से शून्यकाल के संबंध में सत्य है? 3 कथन दिए गए। शून्यकाल में विचार हेतु विषय पहले से निर्धारित नहीं होता, सही है। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है, तो पहला दूसरा सही है। तीसरा, पूर्व सूचना दिए जाने के पश्चात ही सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न इसमें उठाया जा सकता है, ये कथन गलत है। ठीक है, तो यहां पर पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। इसमें बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न उठाया जा सकता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है अनुच्छेद और उसके प्रावधान के संबंध में? देखिए, अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना सही है। अनुच्छेद 137 पुनर्विलोकन का अधिकार, 136 विशेष इजाजत, 131 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता है, उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता है। जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन जो है ये अनुच्छेद 125 में है, 125 में, तो डी वाला सही नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है, किस में है? तो ये उपबंध है आपका अनुच्छेद 6 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? कुल 50 होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा के नियमों के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इंसुलिन बीटा कोशिका से निकलती है,
ग्लूकागॉन अल्फा कोशिका से, प्रोजेस्टेरॉन ये ग्रेफियन फॉलिकल, ये सही नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्त्राव जो है कार्प्स ल्यूटियम कोशिका के द्वारा होता है, जबकि ग्रेफियन फॉलिकल के से एस्ट्रोजन का स्त्राव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी नहीं सही है। सोमेटोस्टेटियन ये गामा कोशिका से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है? तो आप देखें, पहाड़ों पर खाना देर से पकना वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही का गिरना, अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आना, ये सभी वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण है। परंतु लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना ये इसका उदाहरण नहीं है। एक केशकत्व का उदाहरण है। ठीक है, केशकत्व का, कैपिलरी का। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए, बताना कौन सा या से सत्य है। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। देखिए, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल है, ये कथन सही है। दूसरा, विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही, इसलिए सी ऑप्शन 1 और 2। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रुधिर के संबंध में सत्य है? रुधिर के संबंध में देखिए, यह एक तरल संयोजी उत्तक होता है, सही है। यह एक क्षारीय विलयन है, ये भी सही है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, ये भी सही है। सभी के सभी कथन सत्य हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, वयस्क मनुष्य में सामान्यतः 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, ब्लड होता है। कुछ कवकों द्वारा एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, जिससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इससे शरीर का जो है यकृत, ठीक है, इससे जो है आपका शरीर का यकृत प्रभावित होता है, लीवर, जिसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं। कुछ कवकों द्वारा एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, जो यकृत को प्रभावित करता है। एस्पॉर्जिलस पेनिसिलियम नामक कुछ कवक प्रजातियों द्वारा एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। कुपोषण की स्थिति का संबंध किससे है? तो देखिए, इसका संबंध अल्प पोषण से, असंतुलित पोषण से, अति पोषण, इन तीनों से है। तो उपरोक्त सभी अर्थात डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है, अभिकथन है कि आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथ के नियंत्रण में उपयोग होता है, सही है। कारण, शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथ में वृद्धि हो जाती है। ये दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है। थायराइड हार्मोन के उत्पादन हेतु तो आयोडीन नामक नमक जो होता है वो आवश्यक होता है। तो कथन कांड दोनों सही है और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है? कौन एक विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है? देखिए, विषाणु जो होते हैं वो अति सूक्ष्म, अकोशिकीय तथा विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन वाले कण होते हैं, जो किसी जीवित परपोषी के अंदर रहकर प्रजनन करते हैं। ये सजीव तथा निर्जीव के मध्य की कड़ी होते हैं। जो विषाणु होते हैं, वायरस। विषाणुओं में जो सजीवों के लक्षण वो क्या है? आरएनए की, डीएनए की उपस्थिति, ठीक है, गुणन का होना, ये सजीवों के लक्षण। परंतु जीवद्रव्य का जो अभाव है, जीवद्रव्य व कोशिकांगों का अभाव, श्वसन तथा उत्सर्जन का अभाव, निर्जीवों के समान इनके भी क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, ये सभी जो है निर्जीवों के लक्षण हैं। आगे बात करते हैं, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से किससे गुजरना होगा? तो इसके लिए इसे जो है आपका कांच से जल सघन से विरल माध्यम में जाना होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सघन से विरल माध्यम में जाना होता है। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिजैविक है? कौन सा एक प्रतिजैविक है? तो इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये क्या है? एक प्रतिजैविक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। एंटीबायोटिक्स, तो देखिए, अनेक सूक्ष्म जीवों में औषधि गुण पाए जाते हैं। इनका उपयोग प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन इत्यादि। तो यहाँ पर हम लोग 70 प्रश्नों को देखें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपके कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।